जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन इशू जिस तरीके से दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर छाया हुआ है, पूरी दुनिया इसके ऊपर है, जैसे कहते हैं दबाव बनाकर, मतलब इसकी तरफ नजर डाले खड़ी हुई है कि एक जिसे कहते हैं ना कि पंजों के बल खड़ी है कि असलियत में दुनिया जाएगी कहाँ। वर्ल्ड वॉर के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर से ज्यादा सिचुएशन अगर यहां पर आप देखें तो असलियत में अमेरिका रशिया को एक नए अफगानिस्तान में फंसा चुका है। और हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूक्रेन दुनिया का दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। मैं इस पे ही डिस्कस कर रहा हूं और इस टॉपिक के ऊपर एक एलैबोरेटेड डिस्कशन होगी। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और दूसरा, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लगातार लाइव क्लासेस में चल रहा है। आप उसे मात्र 500 रुपये फीस देकर ज्वाइन कर सकते हैं। छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से करवा दिए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच में जुड़े। फोन करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको जवाब देंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आपका कि यूक्रेन दुनिया का दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। तो अगर आप इस अफगानिस्तान की स्टोरी समझे तो यहां पर असलियत में मैंने जो डायमेंशन शुरू करी है ना दोस्तों, तो उस डायमेंशन को कहीं ना कहीं मेरे को मजबूरी है कि मैं कोल्ड वॉर पीरियड में जोड़ूं। अगर हम इस कोल्ड वॉर पीरियड को उठाकर देखते हैं तो कोल्ड वॉर एक ऐसा एरा था जहां पर दुनिया के लोग जो हैं, कोल्ड वॉर 1945 से 1991 के बीच लड़ा गया एक ऐसा वॉर जो प्रॉक्सी वॉर था। सीधे सीधे ना लड़के एक तरीके से छद्म युद्ध लड़ा गया। देखने को तो ये दोनों के दोनों जहां पर भी मिलते, इन दो ग्रुप्स के, दो ब्लॉक्स के जो हेड्स थे, रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के हेड्स जहां पर भी मिलते, दोस्ताना व्यवहार करते, हंसते, खेलते, चाय वाय पीते, एक दूसरे से हाथ मिलाते, कई बार गले भी मिलते, लेकिन एक दूसरे की जड़ें खोदने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। ये कोल्ड वॉर कभी भी अमेरिका वर्सेस यूक्रेन सीधा सीधा नहीं हुआ। अमेरिका वर्सेस यूक्रेन कभी भी अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर सीधा सीधा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने एक तरफ अपना जब नाटो बनाया तो यूएसएसआर ने अपना एक वार्सा पैक्ट बनाया और दोनों के दोनों ग्रुप्स बन गए, दोनों के दोनों ब्लॉक बन गए। इस ब्लॉक को कहा गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा जो ग्रुप था उसे कहा गया कम्युनिस्ट ब्लॉक। एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दोनों के दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए थे। एक फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करता है, फ्रीडम और लिबर्टी की बात करता है, लिबरल आइडियाज की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। दूसरा जो है वो इक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है कि हमें बराबरी चाहिए। दोनों ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से हर फ्रंट पर लड़ रहे थे और इस हद तक लड़े कि कुछ कहने की हद नहीं। जब ये दोनों ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे थे तो इनकी लड़ाई में कई बार ऐसे फेज आए जिनमें इन्होंने एक दूसरे को घेर कर किसी तीसरे कंट्री के अंदर फंसा कर खड़ा कर दिया। अगर इनकी लड़ाई का सबसे पहला हिसाब देखा जाए या जहां ये दोनों ब्लॉक सबसे पहले लड़े थे, ये ब्लॉक्स लड़े असलियत में कोरिया के अंदर कोरियन पेनिनसुला के अंदर कोरियन वॉर लड़ा गया 1950s में और दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ आमने सामने आ रखे थे।
लेकिन जो वियतनाम वॉर था वो एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर था, जिसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेट 1959 से शुरू होता है और 1974-5 के आसपास चलता जाता है। यहाँ पर रशिया जो था या यूएसएसआर प्लस चाइना जो हैं वो तो प्रॉक्सी फॉर्म में लड़ रहे थे हो ची मिंह के लीडरशिप में, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अमेरिका जो है इस वॉर में सीधा कूद गया। अमेरिका यहाँ से लगभग लगभग हार के बर्बाद होके बिल्कुल उसी सिचुएशन में निकला जैसा हमने 2021 अगस्त 2021 के अंदर अमेरिका को भागते हुए देखा था, कमोबेश वैसा ही। यानी हालात अमेरिका की खराब थी। कोरिया का एक हिस्सा आज भी, वो जो मोटू सा है, क्या नाम है उसका, नाम मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, उसके कंट्रोल में कम्युनिस्ट के नाम पे बर्बाद है। लेकिन दूसरा जो है वो मिस्टर मून की लीडरशिप और दूसरी लीडरशिप में बिल्कुल ठीक चल रहा है। दुनिया के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में से एक काउंट होता है। वियतनाम वॉर में वियतनामीज ने जिस टाइम पर अमेरिका को मार के भगाया, वो असलियत में यूएसएसआर और चाइना यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक की एक बड़ी विक्ट्री थी, और इस विक्ट्री ने अमेरिका की नाक कटा के रख दी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के दिन अमेरिका का मामला है। यहां ये स्टोरी आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। दोस्तों ध्यान से देखो, वियतनाम वॉर का बदला लेने के लिए वियतनाम वॉर से रशिया जो था या यूएसएसआर जो था वो हाईली मोटिवेटेड था, और जैसे ही वो हाईली मोटिवेटेड था, उसने उसने और उसको फंसाने के लिए, या तो कहो उसने या उसे फंसाने के लिए अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी चली, और कहीं ना कहीं हाईली मोटिवेटेड था, और अमेरिका फोर्स्ड यूएसएसआर टू डायरेक्टली इंटरवीन इनटू अफगानिस्तान, फोर्स्ड यूएसएसआर टू डायरेक्टली इंटरवीन into Afghan issues. Intervene into Afghan issues. अब असलियत में मामला ये था कि अफगानिस्तान को यूएसएसआर अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था, और अफगानिस्तान के अंदर हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि यूएसएसआर के सपोर्टर गवर्नमेंट को वहां सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया, और यूएसएसआर ने डायरेक्टली इन्वेड किया अफगानिस्तान में। यहां अमेरिका की चाल थी। यूएसएसआर ने जैसे ही डायरेक्टली इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तो हुआ ये कि जैसे ही अफगानिस्तान में इन्वेड किया, तो यहां से अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको यहां अफगानिस्तान के हालात समझ में आएंगे कि अमेरिका ने यहां गेम क्या किया था। अमेरिका ने यहाँ गेम ये किया कि यहाँ समझिए, इधर ये देखिए यूएसएसआर का वो फेज बड़ा गजब था, क्योंकि एक तरफ रशिया जो यूएसएसआर जो है वो अमेरिका को वियतनाम के अंदर हरा चुका है, अमेरिका यहाँ पर सर पे पांव रख के भाग रहा है, ये वियतनाम है देश, और इस वियतनाम में अमेरिका जो है वो सर पे पांव रख के भागा है, और यूएसएसआर को यहाँ पर विजय मिली है, और अमेरिका यहाँ से हार कर निकला है। यानी यहाँ वियतनाम में जब अमेरिका हारा तो रशिया मोटिवेटेड था, यूएसएसआर मोटिवेटेड था, और उसने क्या किया, उसके साथ एक इशू और हुआ कि 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, या जिसे आप कहते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पर एंटी अमेरिका गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। अमेरिका गवर्नमेंट जो है खामेनी वाली वो इस्टेब्लिश हो गई, यानी ईरान अमेरिका के हाथ से निकल गया। अब यूएसएसआर और मोटिवेट हुआ कि यार इराक के अंदर तो हमारा देश फ्रेंडली कंट्री मौजूद है, सीरिया अभी भी यूएसएसआर के फेवर में है, इजिप्ट काफी हद तक फेवर में था। लेकिन यहां मजे की बात अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर भी, यहां पर सोच कर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर भी
इस इलाके के अंदर ये बदख्शां वखान कॉरिडोर हो गया। अफ़गानिस्तान में भी अब जो है अमेरिका रशिया के फेवर की गवर्नमेंट मौजूद थी, और मोटे तौर पर आप देखें तो पूरा इंडिया जो है वो यूएसएसआर के फेवर में, यानी एक तरीके का यूएसएसआर ब्लॉक में शामिल हो चुका है। बांग्लादेश नया नया बना, वो भी यूएसएसआर के फेवर वाला था। इंडिया यूएसएसआर के फेवर में, ईरान यूएसएसआर के फेवर में, और अफगानिस्तान यूएसएसआर के फेवर में। अमेरिका यहाँ पाकिस्तान के अलावा कहीं पर अपनी प्रेजेंस रखने में समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ रखो। अमेरिका की कोई प्रेजेंस ही नहीं बची पाकिस्तान को छोड़कर। यहां अमेरिका ने चाल चली। चाल आपको यूक्रेन में रिपीट होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले उसने अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, और अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट जो रशिया के ने एस्टैब्लिश कर रखी थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहां से पाकिस्तान से हथियार और जिसे कहते हैं मर्सिनरीज भेजे, जो ऐसे भाड़े के सैनिक जिनका काम सिर्फ लड़ना है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल इस चीज़ से मतलब है कि आप पैसे दे दो, वो किसी को भी मार डालेंगे। यहाँ सोचकर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर मर्सिनरीज भेजे, अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उसे उखाड़ के फेंक दिया गया। और जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर से गवर्नमेंट को उखाड़ने की बात हुई, रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, रशिया पे प्रेशर क्रिएट हुआ, और रशिया ने डायरेक्टली अपनी आर्मी को अफगानिस्तान के अंदर उतार दिया। रशिया ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में उतारी, और अमेरिका को फिर मौका मिला, और अमेरिका ने यहाँ से मुजाहिदीनों को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए मोटिवेट किया, और अफगानिस्तान के अंदर रशिया की आर्मी के अगेंस्ट खुद ना जाकर प्रॉक्सी वार को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, और अफगानिस्तान में आग लगा दी। जो रशिया अफगानिस्तान में केवल कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए एंटर किया था, अब वो 10 साल तक उस लड़ाई के अंदर उलझा रहा। 1979 से लेकर 1989 के आसपास तक ये जो अफगान वॉर था ये चला, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट अफगान वॉर। अब आप याद करके देखिए, यहाँ इसे कहा गया फर्स्ट अफगान वॉर, और फर्स्ट अफगान वॉर जैसे ही हुआ, यहाँ फर्स्ट अफगान वॉर का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर वॉर ख़त्म हुआ, 1979 से लेकर 89 तक फर्स्ट अफगान वॉर था, और इस फर्स्ट अफगान वॉर का नतीजा निकल के आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का खात्मा। अब यहां से सोचकर देखो, अमेरिका ने कितनी शानदार चाल चली। वियतनाम में हार के आ रहा है, और वियतनाम में हार कर वो अफगानिस्तान में रशिया को मजबूर कर देता है एंटर करने के लिए। और जब रशिया को मजबूर किया एंटर करने के लिए, तो रशिया उसमें एंट्री लेता है, और लेके वॉर में फंस जाता है, और इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। अब आ जाते हैं यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। अब दोस्तों, यहां अगर आप देखें तो इस प्लेटफॉर्म को दोबारा देखो कि है क्या मामला। यहां मामला ये है कि अभी यूएसए जो है अफगानिस्तान से हार के निकला है। अभी यहां पर यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से हार कर निकला है। यहां अफगानिस्तान से हार कर निकला है, तो पूरी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान का एक क्रिटिसिज्म, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 74-75 में अमेरिका वियतनाम से हार कर निकला और अमेरिका का मजाक बन रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा था। एग्जैक्टली वैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका हार कर निकला
आप देखेंगे दुनिया की मीडिया ने और दुनिया के देशों के अंदर अमेरिका की इमेज बड़ी खराब हो चुकी थी, बिल्कुल खराब इमेज हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कितना गालियां बक रहे हैं अमेरिका को। सोचकर देखिए, जिस तरीके से वियतनाम में हार के अफगानिस्तान के हालात यूएसएसआर के अगेंस्ट क्रिएट कर दिए, अमेरिका ने यूक्रेन में भी तो यही किया है। यूक्रेन में अमेरिका ने यही किया है कि रशिया से, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर रशिया मोटिवेट था और कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर यूक्रेन के अंदर, हम ये मान रहे हैं कि क्रीमिया रशिया का हिस्सा है इस समय पर, तो यूक्रेन के अंदर पुतिन को कंपेल कर दिया कि वो ना चाहते हुए भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे। इसे आप जोड़कर देखेंगे तो अलग ही कहानी समझ में आ रही है कि पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो यूक्रेन पे हमला कर दे। यूक्रेन को मोटिवेट किए रखा कि तू लड़, हम तेरे साथ हैं, नाटो आएगा, नाटो आएगा, नाटो आएगा। लेकिन हुआ क्या? कोई नाटो नहीं आया। अब यूक्रेन बेवकूफ था, ज़ेलेंस्की गधा है आदमी। अब मुझे तो यूक्रेन के लोगों के ऊपर तरस आता है कि यार तुमने कैसे बंदे को प्रधानमंत्री बनाया, जो मतलब बॉडी पार्ट से, मतलब जो मेल ऑर्गन से पियानो बजा रहा है, तुम उससे इंप्रेस हो गए। एक नाटक का टेक और रीटेक करके वो काम कर रहा है, तुम उससे इंप्रेस हो गए। वो इतने इंप्रेस हो गए आप लोग उससे इतने इंप्रेस हो गए कि राष्ट्रपति बना दिया। यार कुछ तो अकल लगाते तुम, तुम्हारे देश की सिचुएशन को समझिए। और 2014 से जिस क्राइसिस से आप लोग गुजर रहे हो, आपने देश को बर्बाद कर लिया यूक्रेन वालों ने। अब ऐसी सिचुएशन में पुतिन को मजबूर कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकल के पोज किया, दिखाया कि देखो मैं कमजोर हूं। पुतिन को मोटिवेट किया, यूक्रेन को मोटिवेट किया, और पुतिन यूक्रेन के अंदर घुस गया। शो ऑफ, ड्रामा, शोर शराबा तो पूरा किया कि देखो हम अफगानिस्तान को, सॉरी यूक्रेन को बचाने आएंगे, बचाने आएंगे, बचाने आएंगे। नहीं आया, क्योंकि प्लान तो कुछ और है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि अब यहां यूक्रेन के अंदर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है, वो कहीं ना कहीं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे। इसे आप अंदाजा लगाकर देखिए, प्रॉक्सी वॉर कैसे लड़ेंगे कि अमेरिका से मर्सिनरीज जा रहे हैं, वॉलंटियर्स जा रहे हैं जो अपने मन से लड़ेंगे। ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूरोप से वॉलंटियर्स जा रहे हैं जो अपने मन से लड़ेंगे और अफगानिस्तान के, मतलब अपने मन से यूक्रेन, रशिया के अगेंस्ट लड़ेंगे। हालांकि अमेरिका और दूसरी फोर्सेस उन्हें पैसे भी देगी। वहीं रशिया को अगर आप देखो तो रशिया ने सीरिया से मर्सिनरी सोल्जर्स भेजने की मतलब भेजना शुरू कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जब यहां पर स्टेट एक्टर्स के लड़ने की जगह नॉन स्टेट एक्टर्स या स्पेसिफिकली ग्रुप्स लड़ना शुरू कर दें, नॉन स्टेट एक्टर्स या स्पेसिफिकली ग्रुप्स लड़ना शुरू कर दें, तो होगा क्या? होगा ये कि अब यहां पर भाई, अगर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे होते तो उनकी बातचीत होके मामले को सेटल करना पॉसिबल था। लेकिन यहां पर आपने अलग अलग ग्रुप्स को उतार दिया है और वो ग्रुप्स एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अब यहां से रशिया भी सिर्फ और सिर्फ पैसा भेज रहा है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी यहां सिर्फ और सिर्फ पैसा भेज रहे हैं। यानी जो हाल अफगानिस्तान का हुआ 10 साल पहले और 20 साल, अब 30 साल तक जो हाल अफगानिस्तान का हुआ, जो हाल इराक का हुआ, जो हाल सीरिया का हुआ, जो हाल लीबिया का हुआ, जो हाल ट्यूनीशिया का हुआ, जो हाल सूडान का हुआ, जो हाल सोमालिया का हुआ, पहली बार अभी तक एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज जिस तरीके से जल रहे थे, ऐसी आग इन लोगों ने यूरोप के बैकयार्ड में लगा दी है, यूरोप के आंगन में लगा दी है वो आग। अब यूक्रेन जलेगा और यूक्रेन की ये जो आग है ना, इसकी तपिश
आपको पोलैंड में, बेलारूस में, मोल्दोवा में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में, हंगरी में, लिथुआनिया से लेकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह दिखाई देगी। एक तरफ रशिया अपने फोर्सेस भेज रहा होगा और अपने मर्सिनरीज भेज रहा होगा, क्योंकि रशिया अफगानिस्तान से लेसन्स ले चुका है, और दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे देश अभी जैसे हथियार भेज रहे हैं वैसे हथियार भेजेंगे, और बैटल ग्राउंड रशिया मतलब यूक्रेन बन चुका है। वैसे ही जलेगा अब ये यूक्रेन, अब वैसे ही जलेगा जैसे अफगानिस्तान जला है। यूक्रेन यूरोप का अफगानिस्तान बन चुका है। यूक्रेन यूरोप का अफगानिस्तान बन चुका है। और अब ये लड़ाई अगर आप में से किसी को लगती है कि खत्म हो जाएगी, तो भूल जाइए। हो सकता है अगले 10-20 साल तक हम इस लड़ाई को ऐसे ही होते हुए देखें। आगे तो देखो वक्त बताएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो जो लड़ाई है वो यूक्रेन जैसे देशों तक ही सिमट कर रह जाए। लेकिन हालात तो ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि वो यूक्रेन तक सिमट कर रह जाए। हालात तो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। बट फिर भी उम्मीद ये है कि वो लड़ाई यूक्रेन तक सीमित होकर रह जाएगी, और अब यूक्रेन जो आग अफगानिस्तान के अंदर इन यूरोपियंस ने लगाई थी, वो आग, वही आग अब इनके घर के आंगन में लग चुकी है। अब देखते हैं यूक्रेन की इस आग का यूरोप की शांति पर क्या असर पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।